हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, यहाँ हम सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन को पढ़ रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें हम क्लास 4 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाकी के लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, 23 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं हमने। आज हम आगे के लेसन पढ़ने वाले हैं 24, 25, 26 और 27। ये 4 लेसन आज हम यहाँ पूरे करने वाले हैं और इसके साथ ही आज हमारी क्लास 4 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 5 की बुक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, सारे लेसन को सीरियल से करना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 4 और 5 की ईवीएस एनसीईआरटी बुक से, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम क्लास 3 में देख लेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए तो करा देंगे आपको, अगर नहीं है तो वो छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम क्लास 6 से 8 तक की जो एसएसटी की बुक्स है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इन सब की वो हम कंप्लीट करने वाले हैं और साइंस भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ईवीएस का पार्ट ऐसा होता है जिसमें बहुत क्वेश्चन साइंस की बुक्स से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम कल से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को, जिसमें लेसन 24 है, दूर देश की बात। देखते हैं लेसन में क्या है। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटपन और उसका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 साल पहले चिटपन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी। तो देखिए, अबू धाबी में इनकी नौकरी लगी थी, ये विदेश में जॉब कर रहे थे और आज 5 साल बाद ये अपने घर वापस आए हैं। तभी से वे वहीं रह रहे थे। कहाँ? अबू धाबी में। मालू और उसके अब्बा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। हवाई जहाज पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतरने में काफ़ी समय लगा। आखिरकार चिटप्पन, कुंजम्मा और हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांत और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए। कहाँ? मालू के घर की ओर। अब देखते हैं आगे। शांता कह रही है, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होगी। अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है। तो अब मालू कहती है, अरे नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं थके, क्योंकि अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर तो है, लेकिन हम हवाई जहाज़ से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। तो देखिए, केवल 2 ही घंटे में हवाई जहाज़ से वे अबू धाबी से इंडिया आ गए। हवाई जहाज़ बहुत तेज़ जोड़ता है। मलयालम में चिटप्पन किसको कहा जाता है? मलयालम में कहा जाता है जो पिता का छोटा भाई होता है, अर्थात चाचा, उन्हें ही चिटप्पन कहते हैं। और कुंजम्मा किसे कहते हैं? पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को। ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए जो भी इसमें नीचे दिए होते हैं, इनके बारे में ही कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। मालू ये सुनकर हैरान रह गई। उसे याद आया जब वो अपनी स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे। देखिए, अपने ही देश में चेन्नई जाने में उसे 12 घंटे लगे, लेकिन दूसरे देश से भारत आने में केवल 2 ही घंटे लगे। कारण था वो ट्रेन से गई थी और जबकि ये आए हैं जहाज़ से। लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते थे। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें भी की। इसके बाद रेत ही रेत बता रहे हैं कि वहाँ उसने क्या क्या देखा। ये देखिए, ये जहाज़ की खिड़की से दिखाई दे रहा है। मालू ने पूछा, क्या तुमने हवाई जहाज़ से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी? तब वो कहते हैं, हाँ, हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए, क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से ऊपर उड़ रहा था। देखिए कैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा। कभी वो सफ़ेद, कभी भूरा, कभी पीला, कभी लाल या काला। कभी कभी उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए। देखिए कैसे यहाँ दिखाए गए हैं। फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई, क्योंकि वो ऊपर जहाज ऊपर चला गया। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। मैंने तो केवल समुद्र के किनारों पर ही रेत देखी है, मालू ने कहा। तब तो तुम्हें अबू धाबी जाकर जरूर आना चाहिए, ताकि वहाँ देखो कैसे चारों तरफ रेत ही रेत पड़ी होती है। अभी देखिए यहाँ बता रहे हैं, उन्होंने बताया, अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है, ना कोई पेड़ और ना ही हरियाली। क्या दिखाई देता है? केवल रेत दिखाई देता है। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली
और ठंडे पानी को तो मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कुंजम्मा बोली। बारिश कैसी होती है यह बात तो शांत और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश है, ना नदियाँ, ना झील और ना ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। शशि ने कहा, बीच में ही कहा, लेकिन वहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। ये देखिए, तो अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता है। बातें करते करते सब मालू के घर पहुँच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। तो वहाँ कौन कौन से फलों के पेड़ थे, जैसे कि नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल और भी कितने ही तरह के। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहीं एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। देखिए, यहाँ खजूर के पेड़ उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाए थे। खजूर लाए थे और मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। उन्होंने बताया, वहाँ अलग तरह के रुपये होते हैं जिन्हें दिरहम कहते हैं। तो अबू धाबी में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? उनकी मुद्रा का नाम होता है दिरहम। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगह की तस्वीरें भी दिखाई। चिटप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू ढूंढो, अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ है। सब बच्चे ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मज़े लेने लगे। ये देखिए, यहाँ ग्लोब है। मालू ने चेन्नई और कोची भी ढूंढा। शाम को बरामदे में बैठे सभी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां वे देख रहे थे। अबू धाबी में उनको देख मालू झट से बोली, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। तब चिटप्पन कहते हैं, अबू धाबी में खिड़कियां खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, रेत उड़ती रहती है और जो खिड़कियां खोलेंगे तो वो अंदर आ जाती हैं। ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर भी ढक कर रखते हैं। देखिए कैसे इन्होंने सिर पर कपड़ा बांध के रखा है, क्योंकि इससे वे तेज़ धूप से बच जाते हैं। मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में मज़ा आ रहा था। उसे कितनी सारी नई नई बातें भी सुनने को मिल रही थी और नई नई जगह देखने को भी मिल रही थी। तुम भी अपने शहर की तुलना अबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करो। उसमें तस्वीरें या चित्र भी लगा सकते हो। और रिपोर्ट में करना क्या क्या है? जलवायु और मौसम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इनसे संबंधित ही रिपोर्ट बनानी है। रेगिस्तानी इलाके में पेड़ कम क्यों हो रहे हैं? देखिए, यहाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि रेगिस्तानी इलाके में पेड़ कम क्यों होते हैं। क्योंकि इन इलाके में जो ज़मीन होती है वो कैसी होती है? वो होती है रेतीली, और पानी की भी कमी होती है। पानी भी वहाँ नहीं होता। वर्षा भी काफ़ी कम होती है या फिर न के बराबर होती है। इसीलिए जब वहाँ पर उन्हें पानी प्राप्त नहीं मिल पाएगा तो जो पौधे हैं वो उग नहीं पाते हैं। यही कारण है कि इन इलाकों में पेड़ पौधे कम होते हैं। क्या तुम्हारी जान पहचान की चली? ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा है कि बताओ ये कितने के हैं। चलिए छोड़िए, तो कर लेंगे। ये कौन से देश के नोट हैं? ये सभी किस देश के हैं? ये भारत देश के नोट हैं। नोटों पर तस्वीर किसकी बनी होती है? तो इन पर महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है। नोटों पर मूल्य के अलावा और भी नंबर लिखे होते हैं। कुछ नंबर इन पर डले होते हैं। क्या दो नोटों पर एक ही नंबर छपा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दो नोटों पर एक नंबर नहीं छपा होता। चलिए आगे है, किसी एक नोट पर लिखे बैंक का नाम बताओ। तो नोट पर किस बैंक का नाम लिखा होता है? वो लिखा होता है रिजर्व बैंक का, आरबीआई बैंक का नाम लिखा होता है। आगे यहाँ कुछ सिक्के भी दिए हैं जिन्हें आपस में मिलान करना है। चलिए छोड़ दीजिए इसको। तो ये यहाँ पर कुछ विदेशी मुद्राओं के नाम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जो दिया है ये कहाँ का है? ये इंग्लैंड के हैं, ये भारत, ये अमेरिका, ये भी अमेरिका, ये ओमान से, और
ये चीन की मुद्रा है, यहाँ भी चीन की मुद्रा दी गई है। ये ओमान की मुद्रा है, ये फिर चीन की मुद्रा है। इसके यहाँ पर इंग्लैंड की, भारत की और चीन की, ये देखिए अलग अलग देशों की मुद्राएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं। नेक्स्ट लेसन है चटपटी पहेलियाँ। अब इस लेसन में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जिनका हमें आंसर ढूंढना है। चलिए कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली पहेली दी है, कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकली सीसी। आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो कौन है ये, किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है लाल मिर्च के बारे में। चलिए नेक्स्ट पहेली देखते हैं क्या है। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दाती, चोट लगे तो झट से लगाती, सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं हूँ सबको भाती, सोचो 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 कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है हल्दी की। देखिए यहाँ तो चित्र भी दिया है, इसलिए हम आसानी से पहचान भी पा रहे हैं। एग्जाम में चित्र नहीं दिया होता, इसलिए एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो ही हो जाएगा। नेक्स्ट पहेली क्या है। काले काले मोती जैसे, छोटी सी घर पर गोल हूँ, छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में मैं दोनों में ही डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है काली मिर्च की। नेक्स्ट पहेली है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये कौन है यहाँ पर? ये है जीरा। किसकी बात हो रही है? जीरे की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पहेली देखते हैं। नेक्स्ट है, हरे रंग को जीरे जैसी, हरे रंग की जीरे जैसी, ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये कौन है? ये है सौंफ। किसकी बात हो रही है? यहाँ सौंफ की बात हो रही है। नेक्स्ट पहेली है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक काली हूँ, पर मैं एक कली हूँ। कली होने से अर्थ है, देखिए जो लौंग है वो किससे प्राप्त होती है? लौंग का जो पेड़ होता है उसकी सूखी कलियों से ही ये प्राप्त होती है। चॉकलेटी भूरे रंग की पर तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द दांत में होता है तो मुझे दांत में रखते हैं, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो ये कौन है? किसकी बात हो रही है? ये है लौंग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है, किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियाँ बनाओ और अपनी क्लास में पूछो। आगे है, तुम्हारे घर में खाने में कौन से मसाले काम में लाए जाते हैं, उनकी सूची बनाओ। जैसे कि घरों में मसाले कौन कौन से यूज होते हैं? हल्दी, लहसुन, धनिया, प्याज, जीरा, काली मिर्च आदि ये मसाले जो है वो घर में यूज होते हैं। अपने दादा दादी नाना नानी से पता करो, जब वे बच्चे थे तब उनकी रसोई में कौन से मसाले अधिकतर होते थे। तो देखिए तब भी ये मसाले यूज होते थे, जैसे कि हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, लौंग, जीरा और दालचीनी। ऐसे मसालों का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। तो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में हमने अभी पढ़ा था, उसमें काली मिर्च भी थी और इलायची, ये दोनों चीज़ों में डलती हैं। खाने को खट्टा बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो खट्टा बनाने के लिए जैसे कि आम की खटाई, दही, सिरका, ये सब चीज़ें, या फिर नींबू भी डाला जाता है। आगे देखते हैं, मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहाँ मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। तो ये केरल की बात हो रही है, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है और वहाँ पर जैसे कि तेजपात, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि मसाले उगाए जाते हैं। आगे है, चलिए देखते हैं मसालों का नाम। सुनकर और पहचानने की कोशिश करो, जिन्हें तुम पहचान पाते हो उनके नाम लिखो। तो सूंघकर
क्या क्या पहचाना जा सकता है, जैसे कि मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, लौंग, इन्हें हम सूंघकर बता सकते हैं। आगे है गरम मसाला, कई मसालों का पिसा हुआ पाउडर होता है और उसमें क्या क्या मसाले मिलाए जाते हैं उस पाउडर में, जैसे कि जीरा, इलायची, छोटी हो या बड़ी दोनों, लौंग, दालचीनी और तेजपात आदि मसालों को पीसकर एक जगह जो पाउडर बनाया जाता है उसे ही कहा जाता है गरम मसाला। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे और इसके साथ ही ये लेसन भी समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा फौजी वहीदा। ये देखिए, ये वहीदा है, ये फौजी है और इन्हीं के बारे में इस लेसन में बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये कौन है? ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अब इनसे कुछ बातचीत हुई है, उसी के बारे में यहाँ बताए हैं। जैसे कि इनसे प्रश्न पूछा गया है, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। तो ये बता रही है ये कहाँ की रहने वाली है। ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हैं। और ये गांव कहाँ पर है? ये गांव है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थी, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। एक बार ये देख लेते हैं। चलिए, लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय हमारे इलाके में के लिए ये एक नई बात थी। इस कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत सारी मुश्किलें भी आई और यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। तो कहाँ की रहने वाली है? ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की रहने वाली है। आगे इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी। वहीदा कहती है, जब मैं छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं, पापा भी यही चाहते थे। हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ। मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। आप डॉक्टर कैसे बनी? इसके लिए कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की है। दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल की पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा पास की। अब ये पूछ रहे हैं कि आप सेना में कैसे आई, आपको घर वालों ने रोका नहीं? तो वहीदा कहती है, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी, तो मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। और ये तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था। इसके बाद वो बता रही है, उसमें मुझे चुन लिया गया। मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। अब उनसे नेक्स्ट प्रश्न किया जा रहा है, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई? नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है। तो वहीदा कहती है, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ, अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया है और मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। पनडुब्बी अर्थात जो पानी के नीचे चलते हैं। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता, जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। अब नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है, आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा कहती है, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज़ 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे।
मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा इतने बड़े जहाज़ की साफ सफाई देखनी होती है। यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल जाती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तब कैसे क्या करना है, जैसे कि आग लग जाए, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। आगे उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जहाज़ पर अस्पताल होता है क्या? तो वो कहती है, नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीन भी होती हैं और ये सब एक छोटे से कमरे में रखे होते हैं। अब इनसे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी। इसके लिए आपने कुछ बहुत मेहनत भी की होगी। तब वहीदा कहती है, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे ये मौका दिया था। उन्हें लगा कि मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसीलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। अब वो परेड के बारे में बता रही है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, ज़रूरत है आप उन पर ध्यान दें। जैसे कि पूरी परेड में कितने निर्देश देने होते हैं? 36 निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे होते हैं। अब आगे बता रही हैं, 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं। देखिए आगे जब चल रही हैं तो वहीदा कहती है, नहीं, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं, एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया था। परेड तो मैं स्कूल में भी कराती ही थी। अब आगे कह रही है, आपके नाम के सामने जो शब्द लगा है प्रिज्म, वहीदा प्रिज्म बताया था ना इनका नाम शुरू में। तो जो ये प्रिज्म है इसका क्या मतलब है? तो ये कहती है, ये नाम मुझे मेरे पापा ने दिया है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म का ये टुकड़ा सा होता है कांच का, और जब प्रकाश इससे गिरता है इस पर, तो आगे निकलना वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में से ही ये नाम दिया था। आगे है, क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? चलिए ये तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं अर्थात जल सेना, थल सेना और वायु सेना में और पुलिस में जा रही है। इसके लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करें, और ऐसी कहानियाँ इसलिए दी जाती है ताकि और बच्चे भी प्रोत्साहित हों, और जो ये समझते हैं कि लड़कियाँ ऐसे कार्य नहीं कर सकते, उन्हें भी पता चले कि अब हर क्षेत्र में लड़कियाँ कार्य कर रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और इस लेसन में हमने आज पढ़ा वहीदा के बारे में, जो नौसेना में डॉक्टर है, और इसके साथ ही ये लेसन कंप्लीट भी हो जाता है। और चलिए लास्ट लेसन देख लेते हैं आज का क्या है। नेक्स्ट लेसन है हमारा, कोशिश हुई कामयाब, और ये लास्ट लेसन भी है। चलिए देखते हैं लेसन में क्या बताया है। चुस्किट का सपना। चुस्किट के लिए आज बहुत खास दिन है, इतना खास कि उसे रात को नींद भी नहीं आई। क्योंकि देखिए जो चुस्किट है ये कौन है? वो 10 साल की एक लड़की है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ, पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और पहुँच गए स्कूल। और ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है लद्दाख के स्किटपो पुल की। लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। ये स्कूल नहीं जाती, लेकिन अब वो 10 साल की हो चुकी है और पहली बार स्कूल जा रही है। ये देखिए यहाँ कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं पहाड़ी क्षेत्रों के। तुम स्कूल कैसे? चलिए यहाँ देखते हैं। पहले तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती।
कारण क्या था? कारण था उसकी टांगें। जन्म के समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी और यही कारण है कि वो बड़े होने पर ही स्कूल जा पाई। चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ को क्या कहा जाता है लद्दाख में? आमाले। उसकी माँ कहती थी कि वो सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है और चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी को क्या कहते हैं? आबाले, उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना भी सीख लिया और चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब भी मन करता आमाले से कहती कि वे उसे कुर्सी पर बिठा दें और फिर वो अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती थी। चुस्किट हर सुबह, देखी कैसे यहाँ पर ये अपनी कुर्सी पर बैठी है, हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि वो भी इनमें शामिल हो जाए और स्कूल जाए। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने आया तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? तो वो उदास होकर कहती है, आबाले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ? तो अब्दुल कहता है, पर क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? तो चुस्किट कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम सबकी तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। मेमेले अर्थात दादाजी ने उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। अब ये सब बच्चे मिलकर एक उपाय करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ताकि चुस्किट स्कूल चली जाए। अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया पर वो उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा। फिर क्या था, हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर एक तरीका ढूंढा जिससे चुस्किट अपने पहियों वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को ठीक करने में लग गई और दूसरी टोली नदी के पास वाली ज़मीन को ठीक करने में लग गई। लेकिन अभी एक समस्या और थी कि चुस्किट नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुल बनाया। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी ये काम किया क्योंकि वे सभी चाहते थे कि चुस्किट भी स्कूल जाए। चुस्किट के आमाले और आबाले ने भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मेमेले की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि ये बहुत खुश थे क्योंकि आज उनकी बेटी स्कूल चली जाएगी। शाम होते होते सारा काम हो गया और सभी बच्चे खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुश कौन था? वो थी चुस्किट। ये देखिए कैसे सभी बच्चे यहाँ ज़मीन को समतल करने में लगे हुए हैं और आज वो दिन आ ही गया जब चुस्किट को स्कूल जाना था। बताओ चुस्किट किस किस की मदद से स्कूल पहुंची? तो सभी बच्चे, उसके परिवार वाले सभी बच्चे और अध्यापक, इन सब की मदद से ही चुस्किट स्कूल पहुंची है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। इसके बाद चुस्किट को स्कूल पहुंचाओ। ये देखिए यहाँ ये एक पहेली दी है जिसमें घर से स्कूल तक जाना है और इसके साथ ही ये लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्लास 4 की बुक जो थी EVS की NCERT की, वो आज कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 5 की हम पहले ही कर चुके हैं। अब इससे आगे हम क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले हैं, 6 से 8 तक। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।